और भाई बढ़िया। हाँ तो कलर मैचिंग कर रहा है हैं? अरे तीनों का कलर मैचिंग कर रहे हैं। रिवाइज करके आया बढ़िया। क्या चल रहा है अपना, ये दिखा दे। हाँ, पेंडुलम की प्रॉब्लम चल रही है। कितनी कर ली डिस्कस, बता क्या क्या कर ली। एक तो एंगल निकाल लिया होगा, और एक वी और एक्स का रिलेशन निकाल लिया, और एक एक्स निकाल लिया। तीन चीज निकाल लेना, चौथी चीज निकालता है। फाइंड टेंशन, टेंशन निकालते हैं। टेंशन कैसे निकालेंगे देख, अब सिंपल है भी, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अपने पास एक पेंडुलम बना लेते हैं अपन, सिंपल था। और ये पेंडुलम इस तरह से है, ये दो बॉल्स अपने पास, जिनका मास अपने पास कितना है, m है। चार्ज अपने पास कितना है, q है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल से एंगल बन रहा है। सारे फोर्स बना लेंगे, सारे फोर्स बनाएंगे तो थोड़ा और आइडिया लगेगा, और आइडिया लग जाएगा तो फिर काम हो जाएगा। कैसे भाई, देखो एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, mg आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स इस तरफ आ रहा है, कैसा फोर्स आ रहा है इधर से, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, ये तो अपन ने कर लिया था। दूसरा देखो अपने पास क्या आ रहा है, एक टेंशन आ रहा है ऊपर की तरफ, ये टेंशन आ रहा है। ठीक है, इस टेंशन का अपन ने क्या किया, कंपोनेंट ले लिए, फिर अपन ने ना कंपोनेंट ले लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा कितना, टी कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड इसका कंपोनेंट आएगा कितना, टी साइन थीटा। ठीक है भाई, फिर इक्वेशन बनाई दो अपन ने। इक्वेशन बनाने के बाद अपन ने क्या किया, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या लिख दिया, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको शॉर्ट में एफ ई लिख दो। फिर अपन ने टी कोस थीटा का वैल्यू क्या लिखा, टी कोस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, या फिर इसको वेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन हमारे पास पहला तो इक्वेशन ये आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, इधर कितना आ जाएगा, एफ ई का स्क्वायर प्लस में वेट का स्क्वायर आ गया। इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन ले ले, टी स्क्वायर जैसे मैं कॉमन लूंगा अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर आ जाएगा एफ ई का स्क्वायर प्लस में वेट का स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। ये कुछ बन रहा है क्या, आइडेंटिटी है ये, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ ए का स्क्वायर प्लस में वेट का स्क्वायर। खत्म, क्वेश्चन इज फिनिश। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। 5वां सोल्व करते हैं। मान लो कि ये जो बॉल्स हैं ये किसी सैटेलाइट में है या स्पेस में है जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पर ग्रेविटी नहीं है। व्हेन ग्रेविटी इज एब्सेंट, एब्सेंट बोल दूं, या इसको मैं बोल सकता हूं कहीं स्पेस में है, ठीक है सिस्टम हमारा, या कहीं सैटेलाइट में है जहां पर हमारे पास क्या है, ग्रेविटी नहीं है, दैट इज जी बराबर 0 है, जी बराबर 0 है। ठीक है, अच्छा जी 0 होने से क्या हमारे पास फायदा और क्या नुकसान है, देखो फायदा यह है कि जो जी अपने पास ये है 0 हो गया, मतलब वेट का कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है कि जब ये जो पेंडुलम है ये एक तरीके से तो रिपेल हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में फेंकने वाला फोर्स तो एक ही है इसके पास। ठीक है, और नीचे लाने वाला फोर्स ये है इसके पास। ठीक है, अब ये वाला फोर्स गायब हो गया, मतलब वेट कंपोनेंट है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये दोनों के दोनों पोल्स क्या हो जाएंगे, जितना दूर जा सकते हैं चली जाएंगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एंगल कितना आ जाएगा इनके बीच में, 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो अब ये दोनों बॉल्स कैसी हो जाएंगी, एक बॉल यहाँ आ गई, एक बॉल यहाँ आ गई, इनका मास अपने पास है, क्यू चार्ज है इनके पास। अगर कोई इनके बीच का एंगल पूछे तो थीटा कितना हो चुका है, थीटा ये वाला थीटा तो कितना हो चुका है 90, ये वाला थीटा तो कितना हो चुका है, तो थीटा माना हुआ है। ठीक है, वो तो 90 हो चुका है, लेकिन टोटल एंगल कितना आ जाएगा, टोटल एंगल
180, और अगर वर्टिकल से एंगल बोले, वर्टिकल से एंगल बोले तो वो कितना अपने पास, अगर मैं वर्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये वर्टिकल है, तो द एंगल बिटवीन वर्टिकल विल बी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा वर्टिकल से। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि एंगल किससे पूछ रहा है, दोनों बोल्स के बीच में पूछ रहा है, या आपको वर्टिकल से एंगल पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। और इजी क्वेश्चन में गलती हो जाती है छोटी सी, 180 दिखता है, ए ऑप्शन लगा देते हैं, तुरंत लगा देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी अपन को, राइट। ठीक है भाई, 90 डिग्री आ गया। अब बोल देगा इनके बीच में फोर्स बताओ, फोर्स बता देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, इनके बीच में फोर्स कितना है, एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो भी कैसा है, रिपल्सिव है। रिपल्सिव की डायरेक्शन अपन को पता है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन ये है। बड़ा सिंपल बन गया अब तो काम, कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, हाँ 2x नहीं हो गया सर, हाँ x हो गया ना, ये x है, तो जब ये बॉल ऐसे हो गई, ये l है, ये l है, तो कितना बच जाएगा, 2l का स्क्वायर। दोनों का सेपरेशन डिसाइड हो गया ना। अब सेपरेशन x नहीं रहा, अब सेपरेशन कितना हो चुका है, 2l हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब ग्रेविटी एब्सेंट हो, दोनों बॉल के बीच का सेपरेशन 2l, और वो ध्यान मत रख लेना क्या, 2k स्क्वायर l अपॉन में कुछ mg की पावर 1/3 वाला, वो रिलेशन याद नहीं रखना, ठीक है। याद है ना वो रिलेशन निकाला था अपन ने, वो रिलेशन है सिंपल केस के लिए, जनरल केस के लिए। लेकिन जब g है ही नहीं अपने पास, तो अपने पास क्या रहेगा, सेपरेशन, सेपरेशन विल बी इक्वल टू 2l ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना इसके अंदर, मान लो लेंथ अलग अलग आ जाए, इनकी लेंथ अलग अलग आ जाए, ठीक है, तो इनका ये भी चेंज हो सकता है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, तब फोर्स की डायरेक्शन कुछ और बनेगी। बट इस तरह के क्वेश्चन रेयरली आते हैं, नहीं आते हैं, मेंस में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, राइट। तो सोल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, सोल्व करने पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, तो ये इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, छाप ले फटाफट, छाप लो फटाफट, छाप लो। अपने एक ही क्वेश्चन में सारे केस कवर करेंगे, जो भी बन सकता है क्वेश्चन बन जाएगा। छाप लिया क्या?
जल्दी जल्दी लिख, फटाफट लिख। फटाफट लिख। हो गया, ठीक है भाई। तो एक केस, लास्ट केस कर लेते हैं। लास्ट केस क्या है कि व्हेन द सिस्टम इज डिप्ड इनटू लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर सिस्टम को डिप कर दिया, तो आपको बताना है थीटा क्या रहेगा। या मान ले फोर्स क्या रहेगा, फोर्स निकाल लिया तो थीटा निकल जाएगा, एक ही बात, ठीक है। इसको लिक्विड के अंदर डिप कर दिया तो अपन को कंसीडर करना पड़ेगा, एक तो डेंसिटी कंसीडर करो लिक्विड की कोई, ये क्या है लिक्विड की डेंसिटी। दूसरा क्या है, इसको डिफाइन कर देना। दूसरी क्या है, बॉल की डेंसिटी, बॉल की भी अपनी डेंसिटी होगी होगी ठीक बात है। तो इन दोनों को अपन को ध्यान रखना है, पहले डिफाइन कर देना है, लिक्विड की डेंसिटी है और ये बॉल की डेंसिटी। तो एक रिलेशन है, उसको ध्यान में रखना है कि जो हमारा एप्सिलन आर आएगा, एप्सिलन आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी आएगी, उसका रिलेशन है 1/1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन बॉल की डेंसिटी। बस ये कि रिलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। इसके चेंज होने की वजह से पता है क्या बदल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। मान ले अपने पास ये अपना फोर्स, अपना सिस्टम है, ये पेंडुलम बने हुए हैं, फिल्म बन रहे हैं दिमाग में कैसे हो रहा है। ये अपने पास थीटा है, अब क्या थीटा चेंज होगा। अब ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पर, ये के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं होगा या फिर एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ये जो एक्स अपने पास, ये सेम फोर्स नहीं होगा। ये फोर्स क्या हुआ करता था, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट हुआ करता था, इनटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हुआ करता था ये फोर्स। लेकिन अभी हमारी क्या हो गई, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज होती चीजें बदल जाती हैं। जैसे मीडियम चेंज होता है हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी पिक्चर में आ जाती है, और जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी आएगी इसको यहाँ कर देंगे। और एक रिलेशन पहले से आपको याद होगा क्या, कि मीडियम का जो फोर्स आता है वो वैक्यूम अपॉन क्या आता है, एप्सिलन आर आता है। ये लिखाया था क्या कहीं, ये लिखा था क्या कहीं, वैक्यूम अपॉन में ये आता है। तो वैक्यूम का फोर्स कुछ भी हो डिवाइड कर देंगे उस फोर्स से, एप्सिलन आर से, इसको क्या कर देंगे, एफ मीडियम क्या आ जाएगा, जो भी हमारा वैक्यूम का फोर्स आया डिवाइड बाई एप्सिलन आर। एप्सिलन आर लिखेंगे इसको, और एप्सिलन आर हमने कैलकुलेट यहाँ से कर लिया, बस बचा ही कुछ नहीं। अब तो अब थीटा निकालना है। टेन थीटा याद है क्या, टेन थीटा क्या था, ये वाला फोर्स टेन साइन थीटा, ये वाला टी कोस थीटा, नीचे अपने पास mg है, नीचे अपने पास mg है। अब जैसे इसको सेट करना है वैसे सेट कर लो। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये अपॉन में mg, तो कितना आ जाएगा, एफ वी अपॉन में mg इंटू एप्सिलन आर, एप्सिलन आर, ठीक है। इससे क्या स्टेटमेंट बनता है, इससे स्टेटमेंट ये बनता है, देख पहले हमारे पास टेन थीटा क्या था स्टार्टिंग में टेन थीटा क्या था पहले केस के अंदर, इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं।
क्या था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर, एफ वी अपॉन में एम जी था। अब एक ऐसी क्वांटिटी से डिवाइड हो चुका है जो एक से बड़ी है, बताया था एप्सिलॉन आर हमेशा एक से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा, तो एक से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो टेन थीटा क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। टेन क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बढ़ते रहते हैं उसके वैल्यू। तो जैसे जैसे मैं ये जो वैल्यू को कम करूंगा मतलब थीटा कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, थीटा कम होगा। तो मतलब जब इस पूरे सिस्टम को इसमें किसी दूसरे लिक्विड के अंदर डाल देंगे हम, इसकी डेंसिटी अलग है, मतलब मीडियम चेंज कर दिया, जैसे मीडियम चेंज करेंगे क्या जाएगा, क्या जाएगा बोल, हाँ क्या जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थीटा विल रिड्यूस, कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बने कि थीटा रिड्यूस होगा तब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर एक्सप्रेशन पूछे तो एक्सप्रेशन लिखेंगे। कारण बोले कि किस वजह से हो गया, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी चेंज हो गई, tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमेबिलिटी आ चुका है, तो ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, नोट थीटा विल रिड्यूस, ठीक है, ये थीटा रिड्यूस हो जाएगा। ये कंपैरिजन के तौर पे अगर कहीं लिखना है तो लिख लेना, बाकी इसके अंदर ये नहीं है। क्लियर है क्या, मीडियम के अंदर जाने के बाद क्लियर है, छाप ले फटाफट छाप ले, पेंडुलम प्रॉब्लम खत्म। इसके अंदर 6 पॉइंट पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला काम आएगा देखना, ये भी एक क्वेश्चन है, अलग से क्वेश्चन है क्या, जैसे ही आपको डेंसिटी में बदला है आपसे रिलेटिव परमेबिलिटी भी पूछ सकता है अलग से, समझ गया। ये फोर्स वर्स निकलवाए ना निकलवाए, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कर देंगे, कर देंगे नहीं कर देंगे। अब लिया, चले पेंडुलम प्रॉब्लम खत्म हो गई। अभी तक जो सीखा है ना अपन ने, दो चीजें सीखी है, क्या चीज सीखी है सर,
एक तो हमने सीख लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, दूसरा हमने सीखा है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है, लेकिन जब दो चार्ज दिए हो तभी सीखा है, दो से ज्यादा चार्ज आता है तो सीखा नहीं है। अभी तीन चार कहाँ बनाया, बनाया नहीं कहीं तीन चार्ज है ना। अब सीखेंगे फोर्स बिटवीन, हेडिंग लगा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ, सिस्टम ऑफ चार्ज बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज। जब ज्यादा चार्ज दिए हुए हो तब क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज, इसका मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे, होंगे नहीं होंगे। मान ले, मान ले ये कोई चार्ज अपने पास है Q नोट, इस पर अपन को फोर्स निकालना है, इस पर अपन को फोर्स निकालना है, और ऐसे बहुत सारे चार्ज और रखे हुए हैं, Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, Q4 रखा हुआ है, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, Qn रखा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, सबका अपना अपना एक डिस्टेंस भी होगा, होगा। ठीक है, बना देते हैं सबका अपना अपना डिस्टेंस। ये इस वेक्टर के साथ आ गया r01 वेक्टर, ये इस वेक्टर के साथ आ गया r02 वेक्टर, ये इस वेक्टर के साथ आ गया r03 वेक्टर, ऐसे करते करते चलते गए अपन, ये r04 वेक्टर और ये r0n वेक्टर। ठीक है, ऐसे करते करते n चार्ज रखे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है ऐसे मैंने वर्टिकली बनाया, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है चार्ज, कहीं भी हो सकता है। इस स्पेस के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू दी सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q4 Qn बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, n नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं। अब n कितना भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, 2 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ो, अगर वो कॉन्सेप्ट उसमें लगता है सारा सिस्टम खत्म हो जाता है तुरंत ही, चुटकियों में। कैसे, नाम क्या उसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या नाम है उसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि जब आप इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स निकालोगे तो बाकी के चार्ज की प्रेजेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगी। समझ रहे, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा F01, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 will be not affected by the presence of other charge placed in that space area। उस स्पेस के अंदर जितने दूसरे चार्ज प्रेजेंट होंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, इन दोनों का फोर्स निकालना सिखा दिया, दो के बीच में आता है अपन को। सुपरपोजिशन कहता है दो के बीच निकालो, कौन मना कर रहा है, तीसरे की तो प्रेजेंस इफेक्ट ही नहीं कर रही। फिर क्या करो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबका वेक्टर सम कर दो, सबका वेक्टर सम कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा, आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कहता है, ये कहता है अपन को देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस another charges placed in the space while calculating force between two charges in that space। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो सुपरपोजिशन का हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज लेंगे, फोर्स निकालेंगे तब भी यूज लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी यूज लेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे तब भी यूज लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तब भी यूज लेंगे, मतलब अनसेंट यूज है इसका, भयंकर यूज है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है अपन को। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप टोटल फोर्स निकालना, आपको 0 पे निकाल दो, मना कौन कर रहा है। तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू किस पे, 0 पर जो नेट फोर्स होगा उसका जो वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू
आप इन दोनों के बीच निकालो, इन दोनों के बीच निकालो, वो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा ये वाला वेक्टर, प्लस में दूसरे वाले का फोर्स आ जाएगा ये वेक्टर, प्लस में तीसरे वाले का फोर्स आ जाएगा ये वेक्टर, ऐसा चलता जाएगा कहां तक, आप एन तक निकाल लो, जितने भी चार्ज उन सब का वेक्टर सम कर दो, सब का वेक्टर सम कर दिया, करने के बाद तो अपने पास टेंशन है ही नहीं कोई। कैसे, थोड़ा सा वैल्यूज रख के देखते हैं, वैल्यूज रख के देखते हैं, वैल्यूज रखेंगे इसकी क्या आएगी, के क्यू नोट क्यू वन डिवाइड बाई आर जीरो वन का स्क्वायर इंटू आर जीरो वन का यूनिट वेक्टर। क्या बोला था मैंने, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उस डायरेक्शन में क्या कर दो, आप एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा मैंने यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लिया, इस डायरेक्शन में मान लिया, लेकिन इस पे फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप वेक्टर को उल्टा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 से 0 मान लो, 1 से 0 मान लो, 1 से 0 मान लो, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर अपने ना, तो 1 से 0 मान लो, यहां पर मैं कर देता हूं 1 से 0 उल्टा, क्योंकि डायरेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स आएगा 0 1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पर फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स आएगा नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, के क्यू नॉट क्यू टू डिवाइड बाई आर जीरो वन का स्क्वायर इंटू आर टू जीरो यूनिट वेक्टर, ऐसा चलता जाएगा, और के क्यू नोट क्यू एन डिवाइड बाई आर नोट वन का स्क्वायर इंटू आर एन जीरो का यूनिट वेक्टर। इस एक्सप्रेशन को कहीं याद नहीं रखना, ऐसे ही लिखवा रहा हूं, बस दिखने में अच्छी लगती है, क्या दिखने में अच्छी लगती है इसलिए लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत अलग तरीके से होंगे इसके, ये इक्वेशन कहीं काम नहीं आनी, कहीं काम नहीं आनी, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर देखो डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन लिखी हुई है, तो सारे फोर्सेस की डायरेक्शन के साथ उसको जोड़ सकते हैं अपन। हाँ ऐसे काम जरूर आ सकती है, मान लो आपके पास एग्जांपल के तौर पर फोर्स आ जाए F01 फोर्स आ जाए 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप, और F02 वेक्टर आ जाए कितना 3i कैप माइनस j कैप प्लस में k कैप, ऐसे आ जाए, आपको नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए क्या कर दो, ठीक है, नेट निकालने के लिए क्या करोगे, इनको जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्शन के साथ है, ये भी डायरेक्शन के साथ है, इनको डायरेक्ट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ठीक है, इस तरह काम में लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, समझ गया, क्लियर है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लेंगे एक बारी। तो ये अपने पास इक्वेशन रहेगी, ये अपना सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिस्टम ऑफ चार्ज सोल्व होंगे ही नहीं इससे, इसके बिना, ठीक है, क्लियर है आपको। और इसके क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है इसके, हार्ड नहीं है, इजी है, अभी निकालेंगे, देखना सारे क्वेश्चन निकालेंगे।
वेक्टर आते हैं क्या तेरे को? वेक्टर आते हैं? वेक्टर वेक्टर थोड़े बहुत आते हैं, कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही चाहिए। अब ले एग्जाम्पल तो ऐसे लिख ले कि साथ में जोड़ने के लिए आ जाए तो जोड़ सकते हैं सीधा। बाकी इसके क्वेश्चन तो भी करने वाले हैं अपन, बढ़िया बढ़िया। अब ये वाला ये क्लियर हो गया ना कैसे निकालना है? ठीक है, क्वेश्चन से अभी बता रहा हूँ मैं कब कैसे करना है। आप लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। थ्री पॉइंट चार्ज of magnitude 3 point charge of magnitude 1 microcoulomb comma 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle at A, B and C respectively, calculate force on charge q1, पहला फोर्स ऑन चार्ज q1 या A पर जो है वो फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A, दूसरा फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट B या QB लिख लो, कोई ये तुम्हारी मर्जी है, और तीसरा फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C। एक लाइन छोड़ के देखो, गिवन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। इजी डेटा ले लिया, डेटा इजी ले लिया, कोई क्वेश्चन समझना अपन को है ना। साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। चले
क्या क्वेश्चन है? ऐसा करके अपने पास क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। इसका वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और इसका वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। एक काम, ये साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, ये मान ले। नहीं भी दे रखा होगा तो क्वेश्चन पढ़ के अपन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस पर फोर्स बताना है, इस पर फोर्स बताना है और उस पर फोर्स बताना है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये ए अपने पास ये रहा क्यू ए, इस पर फोर्स आएगा किसकी वजह से, इसकी वजह से। कैसा फोर्स आएगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कौन सी डायरेक्शन में बनाऊं, उस डायरेक्शन में बना दो सर। ये डायरेक्शन में फोर्स बना दिया मैंने, क्या बोलूं इसको, एफ ए बी बोल देता हूं। ऊपर से भी एक फोर्स आएगा, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसको क्या बोल देता हूं, एफ ए सी बोल देता हूं। अपना टास्क क्या है, सबसे पहले एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू निकालने का टास्क अपना। सबसे पहले तो निकालो, यहां बना लेते हैं इन दोनों की डायरेक्शन। ये बनने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लो। एक तो यहाँ पे इस पे फोर्स आ रहा है कितना, एफ ए बी, और इधर फोर्स आ रहा है कितना, एफ ए सी। इन दोनों के बीच में एंगल भी पता है क्या अपन को, कितना, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया बात है, 60 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच का एंगल पता है अपन को। इनका कर क्या सकते हैं वो बाद में देखेंगे, इनका अपन कर क्या सकते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले क्या कर ले, ए बी और ए सी का वैल्यू निकाल लो सर। निकाल ले क्या, एफ ए बी बोल, फटाफट बोल, क्या लिखूं, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ए बी मतलब ये दोनों, तो 2 × 10⁻⁻12, क्लियर है, डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। ये गलती बार बार नहीं करनी, अब तो दिख रहा है साफ साफ, 0.1 का स्क्वायर कितना बनेगा, ऊपर 2 11 2 0 जाएंगे, ऊपर 11 1 बचेगा 18, 1.8 न्यूटन। फिर अपन एफ ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो अभी तेरे को मैं थोड़ा सा लेबोरियस मेथड बता रहा हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है, क्योंकि करना तो है ही अपन को क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अपन को फास्ट कैलकुलेशन करनी है वहां पे। एफ ए सी की वैल्यू निकालेगा 9 × 10 की पावर कितनी, 9 गुणा, अब ए सी में क्या क्या है, ये दोनों है, तो क्या कर दो, 3 × 10 की पावर -12 डिवाइड बाई कितना, 0.1 का स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा, 27, 2.7 न्यूटन, ठीक है। क्या गया, क्यू को यहाँ लिख दो, क्या आ गया, एफ ए सी की वैल्यू आ गई। 2 फोर्स आ चुके, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड तो अभी बता देंगे चुटकियों में। कैसे बता देंगे, अभी बताते, देख। इनके बीच का जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एफ ए बी एफ ए सी इंटू कोस थीटा। पता है ना रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अगर दो वेक्टर ए बी उनके बीच का एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट कैसा निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। ये लगा दिया, यहां से मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.8 की स्क्वायर सर, इसकी वैल्यू 2.7 की स्क्वायर सर, इसकी वैल्यू 1.8 2.7 कोस थीटा, कोस 60 का वैल्यू कितना आता है, एक बटा दो, हाँ 1/2 आता है क्या, आता है 1/2 आता है, कोई बात नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है अपन को, कर लेंगे क्या, कैसे करेंगे, आसान तरीका।
0.1 10 नीचे आएगा, स्क्वायर 0.1 0.1 0.1 नीचे 100 है सबके पास, 1 10 बाहर निकाल लो सबसे पहले, तो निकाल लिया। इससे 3 की स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूँ, 3 बार निकाल लो ना, स्क्वायर हो क्या आएगा, 3 बार निकाल लो, 3 बार निकाल लो, 3 बार निकाल लो, तो सबके पास 3 का स्क्वायर भी है, तो एक फिर एक 3 बार आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 18 में से मैंने क्या बाहर निकाला है, 3 बार निकाला है, तो क्या बच जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से मैंने क्या बाहर निकाला है, 3 का स्क्वायर बाहर निकाला है, 3 बार निकाला ना, 3 बार निकाला, कितना बच जाएगा 9 81, ठीक है। प्लस में इससे उड़ जाएगा, यहां से भी एक 3 बार निकाल लिया, यहां से भी एक 3 बार निकाल लिया, 3 बार निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 6 6 और 6 9, ये 9 आ गया ना, कितना 54 ना, 54। इनको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ऐड करना एक बार सर, ऐड 40 90 90 90 80 170 है 171, तो 0.3 √171, कुछ भी आ सकता है, अपन ने तो ऐसे लिया डेटा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इतना आ गया। कैलकुलेशन देख लेना घर जाके वापस, ठीक है, वापस कैलकुलेट कर लेना। अगर आपको ये पूछे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछे तब तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वेक्टर के अंदर पूछ ले तब कैसे करेंगे, सिंपल काम है, कैसे करना है, इस फोर्स के क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक तो ये आ रखा है, इसका एक कंपोनेंट ऊपर और आएगा, क्या आएगा इस डायरेक्शन में, ओए 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 नहीं 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 यार, बह रहा है? हाँ, इसको सर्दी हो गई, हमें गर्मी लग रही है, इसको सर्दी हो गई, बहता हुआ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, कितना FAC cos 60 आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा इसका कंपोनेंट, कितना FAC sin 60 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा F नेट कित पे, A पर कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन मतलब माइनस I डायरेक्शन है, ये तो माइनस I डायरेक्शन है, तो कितना आ जाएगा माइनस का FAB प्लस में FAC cos 60 I कैप प्लस कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ है तो वापस माइनस लगा दो, तो कितना आ जाएगा माइनस का FAC sin 60, ठीक है, लिख दिया, वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 1.8, FAC की वैल्यू कितनी है 2.7, 1/2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये 2 एलसीएम जाएगा, 3.6 2.7 और 3.6 5.4, ठीक है, तो 5 देख समझ में नहीं आया क्या है? लिख देता हूं मैं, ये भी बहरा है, माइनस कितना आ गया 1.8 प्लस में 2.7 डिवाइड बाई 2 I कैप माइनस इसका वैल्यू कितना है 2.7 इंटू √3/2 J कैप आ गया, ठीक है सर, इतना कर लिया अपन ने। फिर अपने को निकालना है इसका थोड़ा सा, आप जैसे उसको सोल्व करना चाहे सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 3.4 3 7 63 माइनस 6.3/2 I कैप माइनस 2.7 √3/2 J कैप, ये आंसर रहेगा, क्लियर है। FA पे आ गया नेट, वेक्टर फॉर्म में आ गया आंसर। अब चाहो तो इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कर दो प्लस में इसका स्क्वायर कर दो, क्या आंसर आता है वो चेक कर लो, क्या आंसर आता है वो चेक कर लो, ये दोनों मैच कर रहे हैं तो करेक्ट है, मैच नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग है, आएंगे बराबर, नेट है तो ये तो मैग्नीट्यूड है ना, और ये इसी का वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, फैक्ट यही है ना, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। देखो अब आगे क्या करना है, आगे इस पे निकालना है फोर्स, इस पे निकाल लो,
इस पर फोर्स जो आएगा वो कैसे आएगा भाई, एक तो इधर आएगा, इधर आएगा, तो एफ ए बी और एफ बी ए तो बराबर ही है पर डायरेक्शन में उल्टे हैं। दूसरा फोर्स कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, एफ बी सी, ये थोड़ा सा अलग आएगा, क्यों, चार्ज अलग हो गए, चार्ज अलग हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, वही 60 डिग्री, वही 60 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट देखना एक चीज लिख रहा हूं अभी, एफ बी पर जो नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा एफ ए बी इधर की तरफ है, इसका एक कंपोनेंट उधर जाएगा, तो कितना आएगा, एफ बी ए प्लस में एफ बी सी कोस थीटा, इसका तो आई कैप आ गया, नीचे की तरफ इसका एक कंपोनेंट आएगा तो माइनस ऑफ एफ बी सी साइन 60 का जे कैप आ गया, ये फोर्स रहेगा इसका, समझ गया। वैल्यू लिखना चाहे तो वैल्यू लिख दे, बीसी की वैल्यू और निकाल ले, एफ बी सी और निकाल लो, एफ बी सी निकालोगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। एफ बी सी कितना है, सीधा बताऊं क्या, 654 5.4, कैसे हुई फास्ट कैलकुलेशन, बार बार देखो, एक चीज नोटिस करो ना, 9 दूनी 18 सेम डेटा के साथ कर रहे थे 1.8, 9 3 27 सेम डेटा के साथ कर रहे थे इतना, अभी 3 दूनी 6 अपने पास अवेलेबल है, 9 से गुणा करेंगे तो 5.4, तो 5.4, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बार बार लिख के ही करना होता कैलकुलेशन, एक बार कर लो, दूसरा सीधा लिख दो, तीसरा सीधा लिख दो, ऐसे टाइम बचता है एमसीक्यू में, ऐसे टाइम बचता है, ठीक है, राइट। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जैसे जैसे वैल्यू रखोगे, एफ बी ए का वैल्यू तो अपने को पता है 1.8 है, एफ बी सी का वैल्यू 5.4 आ गया, उसको 2 से भाग करेंगे कितना, 2.7, 2.7 तो 3 3 और 2 5, 4.5, 4.5 आई कैप माइनस कितना आ जाएगा, बीसी, बीसी कितना है अपने पास, उतना है, √2 कितना आ जाएगा, 2.7 √3 जे कैप, दिस विल बी द फोर्स वेक्टर इसके ऊपर। क्लियर है, क्लियर है क्या, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड बता देना, सिर्फ डायरेक्शन पूछे तो यूनिट वेक्टर निकाल देना, करेक्ट है, ठीक है सर। सी पे निकालना है, भी सी पे बता कैसे निकले, निकाल के दिखा मेरे को सी पे, मैं देख आगे पीछे लिख रहा हूँ चीजों को, तेरे को कैसे लिखना है, ये फिर ये फिर इसके बाद में इसकी डायरेक्शन बना लेना, फिर इसको सोल्व कर लेना, फिर इसको सोल्व कर दिया, फिर दूसरे वाले को सोल्व करना है, फिर तीसरे वाले को सोल्व करना है, 1 2 3 के हिसाब से ना, ये सेकंड अपना। सी निकाल के दिखा, पहले तो सी की डायरेक्शन बना, पहले सी बिना डायरेक्शन के तो काम ही नहीं होगा, होगा ये काम, नहीं होगा। ले ले, अब बारिश आ गई, जबरदस्त मौसम हो रखा है, जबरदस्त। हाँ अपनी अप्रोच ऐसी रहेगी कि अपन जब क्लास खत्म करेंगे, अपना सिलेबस खत्म करेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे पीछे, हर एक चीज पिन पॉइंट तरीके से हिट करने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़े पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, अपन कॉन्सेप्ट वही रखेंगे। डायरेक्शन बन गई, डायरेक्शन बनी कि नहीं बनी, हाँ डायरेक्शन नहीं बनी, सी पे फोर्स की डायरेक्शन नहीं बनी, हाँ बनी, मत दिखा क्या बनी, लिखा एफ ए सी डायरेक्शन में, हाँ और एफ बी सी इस डायरेक्शन में, हाँ ये बन रहा होगा, अब क्या करें इसका, कुछ कर सकते हैं क्या इसका,
कुछ कर सकते हैं इसका? क्या कर सकते हैं? इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, बचा हुआ एंगल अगर मान ले मैं हॉरिजॉन्टल से इसका क्या निकालूं, कोई भी एंगल निकालता हूं हॉरिजॉन्टल से, तो कितना आएगा? ये एंगल कितना है? कैलकुलेट करेगा, कितना आएगा? कितना? 30 ही आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, कौन मना कर रहा है? तो ये 60 आ गया, ये 60 आ गया। डायरेक्ट एफ नेट लिख दूं क्या? लिख दूं क्या? तो लिख के दिखा पहले, मैं लिखूं पहले। तीसरा है, ध्यान रखना तीसरा यहां लिखा हुआ है, ठीक है। एफ नेट 3 कितना आ जाएगा? वेक्टर के साथ लिख रहा हूं साथ में मैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एफ ए सी का एक कंपोनेंट इधर आएगा 60 के अंदर, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ए सी का वैल्यू कितना है? ये है। ए सी का वैल्यू कितना है? ये है, ठीक है। और बी सी का वैल्यू कितना है? 5.4 है, ठीक है। दोनों के डिवाइड में 2 है, दोनों के डिवाइड में 2 है, तो 54 में से 27 जाएगा, 27 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा? 2.7 डिवाइड बाई 2 आई कैप। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स बचा है? बीसी की डायरेक्शन में फोर्स बचा है, तो यहाँ पे लग जाएगा एक माइनस। कैलकुलेशन ही तो है। कैसे? यहाँ आएगा क्या? एफ ए सी कोस 60, यहाँ क्या आएगा? एफ बी सी कोस 60, ठीक है। इन दोनों में से जो ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में फोर्स बचेगा। कौन ज्यादा है? बीसी ज्यादा है कि एसी ज्यादा है? बीसी ज्यादा है, तो शोरली इस डायरेक्शन में फोर्स बचेगा, जो बचा वो लिख दिया मैंने, माइनस आई की तरफ, ठीक है। फिर अगला फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ, दोनों को दोनों जुड़ रहे हैं क्या? कौन कौन से जुड़ रहे हैं? एफ ए सी प्लस एफ बी सी का साइन कंपोनेंट, साइन 60, दोनों को ऐड करोगे कितना है? 54 और 27 को ऐड करो कितना आएगा? 81, 81 आएगा। तो 8.1 ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 8.1 डिवाइड बाई 2 इंटू √3, तो प्लस में 8.1 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 जे कैप, ठीक है। ये क्या रह जाएगा? इनका फोर्स वेक्टर। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, समझ गया? पक्की बात है, झूठ बोल रहा है यार तू। आ गया क्या? अगला क्वेश्चन करके देगा फिर मेरे को, हाँ? ये तो छाप बांध दूंगा अभी, टाइम छापने के लिए। अगला क्वेश्चन करके देगा मेरे को, हैं? सच्ची पक्की बात है? छाप ले फिर। नोट करने में गलती मत करना।
डायग्राम बना लिया पूरा। डायग्राम बनाने के बाद वैल्यूज काउंट कर ली, हाँ, फिर ए का ये बना लिया, हाँ, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दे, ठीक है। अब पहला आंसर क्या है अपने पास, पहला आंसर ये है, पहला आंसर ये है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो गया ए पे। अगर वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं तो पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है और तीसरा आंसर ये है। ये पहले का आंसर है पूरा। हाँ, क्या कह रहे हैं, सेम है। ऊपर वाला क्या करेगा, समझ नहीं आया, ऊपर वाला समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, डायरेक्शन समझ में नहीं आई, डायरेक्शन समझ में नहीं आई। देखो सी पर इसकी वजह से फोर्स आएगा, क्या कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ, रिपल्सिव। इसकी वजह से इस पे फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, रिपल्सिव। एंगल कैसे बनाए वो तो नहीं बताया मेरे को, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक इस तरफ ले लिया, एक ऊपर की तरफ ले लिया, इसके भी दो कंपोनेंट ले लिए, एक इधर ले लिया, एक उधर ले लिया, ठीक है। अपने को नेट वैल्यू ढूंढनी है। अब ऊपर की तरफ तो नेट वैल्यू दोनों एक ही तरफ से जुड़ गए, और नीचे की तरफ ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में जो ज्यादा था उसके हिसाब से लिख लिया वैल्यू लिख के, इस तरफ ज्यादा था तो इस तरफ लिख लिया। नहीं आया समझ में, हाँ समझ गया। इधर वाला ज्यादा है, 20 से ज्यादा है ना, देख निकाला हुआ है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। घर पे जाके दोबारा सॉल्व करेगा, थोड़ा और बुद्धि चलेगी, करना घर पे जाके एक बार दोबारा। कितने घंटे पढ़ता है घर जाके, हाँ पढ़ता रहता है क्या, हाँ हाँ पढ़ता रहेगा ना, ऐसे लगातार पढ़ता रहेगा, मतलब ये मान ले बहुत शानदार रिजल्ट देंगे अपन। हर जगह शानदार रिजल्ट आना अपना, बोर्ड में भी शानदार रिजल्ट आना अपना, 12th के साथ साथ जेईई भी निकलेगा अपना, ठीक है। फालतू कामों में ध्यान मत देना। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो डम्ब होते हैं, आकर यहाँ पे इतना इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो टाइम के साथ, क्योंकि वो कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, छोड़ते नहीं है पढ़ाई को। आसान आसान चीज़ों को 4-4 बार करते हैं, 5-5 बार करते हैं, ग्रिप पकड़ लेते हैं अपनी। पर ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो घर से इंटेलिजेंट होते हैं फिर नहीं कर पाते। कौन सा, ये
इसके बाद हाँ इसी का वेक्टर वेक्टर फॉर्म निकाला अपन ने। क्या हुआ? हाँ छाप ले पूरा, फर्स्ट वाला पूरा हो गया, सेकंड लिख ले। हाँ क्या कह रहे? सोल्व कर तो लिया। हाँ तो सेकंड यही है सॉल्यूशन, और क्या है, एफ बी नेट लिख दिया अपन ने, सोल्व कर दिया। थर्ड में है तो ये इक्वेशन खुद से घर से लिखना, ये वाली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या बनेगी उसके लिए, एफ बी सी कोस 60 माइनस ए सी कोस 60, ठीक है, बाहर एक माइनस पटक देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस एफ ए बी सॉरी एफ ए सी प्लस में बी सी साइन 60 का जे कैप, वो खुद लिख लेना उसके लिए। पेन मत छोड़ा कर, पेन पकड़े रखा कर। वो धीरे लिखता है यार तू। हाँ लिखे हुए टाइम हो गया, तो घर पे तो प्रैक्टिस करता होगा। देखो देख आजकल में देखो शीट दिलाते हैं, तेरे को शीट दिलाते हैं, तेरे को बिजी करते हैं, और थोड़ा सा तेरे को शीट मिल जाएगी आजकल में, फिर तेरे को बिजी कर देंगे पूरा, करते रहना बैठ के क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी के 200-250 क्वेश्चन करते रहना। केमिस्ट्री की मिली होगी शीट, मिल गई, बस तो करते रहे क्वेश्चन। हाँ कहाँ रहता है? हाँ मतलब जहाँ भी रहता है, हॉस्टल घर, उसी को घर, जहाँ रहते हो उसी को घर बोलते हैं, हॉस्टल रूम जो भी है। तेरे कॉपी थोड़ी मोटी बनानी चाहिए थी, पतली कॉपी बनाइए। देखो कितनी, वो लिख लिया, ठीक है सर। एक क्वेश्चन लिख लिया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। लिख, फाइंड फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स on a charge, on a charge placed at centroid, placed at centroid, placed at centroid of an equilateral triangle, of an equilateral triangle, equilateral triangle due to charge present at the vertices, due to equal charge present at the vertices of triangle, equal charge
प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन समझ में आया? आ गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? नेट फोर्स निकालना है ना? देख, मैं कराता हूँ ये भी, तो बस साथ साथ बताते रहना मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं आता ये। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्यू रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर फोर्स निकालना है, तो इस क्यू की तो वैल्यू नहीं दे रखी, दे थोड़ी रखी है, देखने की जरूरत भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पता चलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है उनमें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है वो सही में काम में नहीं आती है। ठीक है, कुछ भी मान ले, क्यू डैश मान लिया, सेंट्रोइड पे है, तो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर होंगे, बराबर होंगे, और ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज बराबर है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरेक्शन बनाते हैं। अब मेरे को डायरेक्शन बनाते बनाते एक बात बता कि ए की वजह से ओ पर कहां पर फोर्स आएगा? उस उधर आएगा सर, ये डायरेक्शन में फोर्स आएगा। एफ लिख दूं? एफ आई लिख दूं। बी की वजह से कहां आएगा? उधर आएगा सर। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो चेंज कर देते डायरेक्शन। सी की वजह से कहां आएगा? नीचे आएगा सर। ए भी एफ है, सारे एफ होंगे, चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। अब नेट फोर्स बताना है। पहली बात तो ये कि रिजल्ट है, वेक्टर के अंदर एक रिजल्ट है। जब तीन वेक्टर, ठीक है, एक दूसरे के म्यूचुअली 120 डिग्री पे हो तो उनका एक रिजल्टेंट आता है। कितना आता है इसको सोल्व करके पता चलेगा। ठीक है, निकाले निकाले। ये दो वेक्टर हैं 120 डिग्री पे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? आर वाला। तो इन दोनों का जो मान ले एफ नेट आएगा, दोनों का क्या आएगा? एफ स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर कोस 120। क्यों? इन दोनों के बीच में 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, -1/2, तो माइनस लगा दो आगे, 2f स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा, 2f स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर, कितना बचेगा? एक एफ स्क्वायर, रूट आएगा तो एफ आ जाएगा। ये भी वेक्टर में एक रूल होता है, जब दो वेक्टर सेम प्लेन के अंदर हो और उनके बीच में 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट सेम आता है। जब उनके बीच में 120 डिग्री एंगल हो वही आता है। √3 टाइम्स आता है जब उनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो, √2 टाइम्स आता है जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, 2 टाइम्स आता है जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, और 0 आता है जब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो। ये रूल्स है। आगे फ्यूचर में कभी वेक्टर पढ़ाने का मौका मिला तो बताऊंगा मैं। ठीक है, 11th में। कोई बात नहीं, हम तो निकाल लेंगे, निकाल लिया। तो इन दोनों का जो नेट आया वो कहाँ गया भाई? इन दोनों का नेट एफ आया और दोनों सेम है, तो ये रिजल्टेंट आएगा एकदम ऊपर की तरफ। कितना? एफ। अब अभी जस्ट एक बात बोली थी, दो वेक्टर जब सेम हो और उनके बीच में 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना? हाँ, सेम। अरे 180 डिग्री 0, क्यों? सीधा कट जाएंगे ना, ये इसमें से कटेगा, तो टोटल एफ नेट कितना आ जाएगा? 0 0। ये आंसर है इसका, इसका आंसर है 0। ठीक है, हाँ, नेट फोर्स 0 है, 0 आ गया ना, तो एफ निकालना पड़ा ना, ओ भी निकालना पड़ा ना, क्यू डैश निकालना पड़ा, सीधा 0, सीधा 0। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन कभी कभी के लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, पता है कैसे? मान लो मैं इसको अगर माइनस कर दूं यहाँ पे और ऑप्शन मिलता है 0। सर ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन कराया था, सेंट्रोइड पे चार्ज होता है उसका 0 बताया था और 0 लगाए जाते हैं। जैसे इसको मैं नेगेटिव करूंगा ना, कहानी बदल जाएगी। पता है क्या तेरे को? कैसे बदल जाएगी? ये अपने पास चार्ज है,
ये मान लिया Q, ये मान लिया माइनस Q, ये मान लिया Q, ठीक है। अब इसकी वजह से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, F मान लिया, इसकी वजह से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, F मान लिया, इसकी वजह से फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, F मान लिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब अपन को इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, कोई भी थीटा 1 हो सकता है, 30 डिग्री आएगा नहीं, ये 30 डिग्री आएगा, तो ये आएगा F cos 30, ऊपर आएगा F sin 30, ठीक है। इसका भी कंपोनेंट आएगा कितना, 30 डिग्री है, नीचे की तरफ क्या आएगा F cos 30 और इधर की तरफ क्या आएगा F sin 30। तो आंसर क्या रहेगा इसका, F नेट कितना रहेगा, F नेट रहेगा x डायरेक्शन में क्या क्या है, F cos 30 प्लस में F sin 30 आई कैप प्लस में वो वाले डायरेक्शन में क्या है ऊपर sin 30 और ये, तो नीचे की तरफ बचेगा, ठीक है। ऐसे लिख दो, या तो प्लस F sin 30 माइनस F cos 30 जे कैप। अब आंसर ये रहेगा, क्लियर है, कैसे लिखा समझ में आया वो, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल में थे उसका हॉरिजॉन्टल में लिख दिए, वर्टिकल में थे उनको वर्टिकल में लिख दिया। सिर्फ एक माइनस चेंज होने की वजह से, इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, सिर्फ एक माइनस चेंज होने की वजह से कहानी बदल गई। ऐसे ही अगर आप माइनस को दूसरा चेंज कर दो, मान ले एक और माइनस कर दूं मैं, यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं, यहाँ पे प्लस कर दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब फोर्स निकालूंगा, इन दोनों का फोर्स यहाँ आएगा, इन दोनों का फोर्स यहाँ आएगा, इसका फोर्स नीचे आएगा। इसका परपेंडिकुलर कर लूं मैं, या परपेंडिकुलर कर लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो डायरेक्शन देख लो, ये 120 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, एंगल निकाल लेना, थीटा निकाल लेना, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसका एफ नेट कितना लिखेंगे, तुम लिखोगे घर पे जाके, होमवर्क है, इसका एफ नेट कितना लिखेंगे सर, इसका एफ नेट हम लिखेंगे इस डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, एफ साइन थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा एफ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, कोई फोर्स नहीं। नीचे के डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगा, एफ तो है ही है, प्लस एफ कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो 2f साइन थीटा प्लस में f, कोई माइनस जे कैप में आ गया, समझ रहे, तो थीटा कैलकुलेट करना ज्योमेट्री से और इसका एफ नेट लिख के लाना उस तरह से, समझ गया, क्लियर है दिमाग में, अरे पक्की बात है, सच्ची बता, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा आपको, ठीक है। और मान ले ऐसा क्वेश्चन हो और इसमें बीच में माइनस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही रहेगा, समझ गया, क्योंकि दो सबके साथ माइनस माइनस आ गया। ये डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन कैसी हो जाएगी उल्टी, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी नीचे, ये वाली डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, सेम केस रहेगा, सेम केस रहेगा। अब थोड़ा डायरेक्शंस में खेलेंगे, अब तो मैग्नीट्यूड वगैरह तो बहुत मतलब ऐसी बात हो गई कि वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं होगा, लेकिन काम सारा वेक्टर में होगा, ठीक है, काम सारा वेक्टर में होगा। एक डायग्राम बनाते क्वेश्चन खत्म हो जाता है, निकालना ही नहीं कुछ, एफ 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 लिखा, अच्छा ये तो एफ 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 बराबर है, सीधा लिख रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे एक हो जाए, यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, कुछ और हो जाए, तो अपना तो ये 0 आएगा ना, ये डायरेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है, ये एफ है ना, यहाँ पे F1 लिखेंगे, F2 लिखेंगे, F3 लिखेंगे, या F1 F2 जिस तरह से आ सकते हैं उस तरह लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, एकदम से क्लियर है। घर जाके इनकी प्रैक्टिस करना बढ़िया, ठीक है, 2-4 कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर शीट करने लायक हो जाओगे, थोड़े और क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी फोर्स चल रहा है, 1-2 दिन में अपन स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अपना, या तो कल ही कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद इलेक्ट्रिक ये कर लिया ना, इसमें टाइम इसलिए दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी से हो जाएगा, करना ही कुछ नहीं है उसमें, F/Q करना है बस, उसके बाद सब कुछ सेम, उसके बाद सब कुछ सेम, A to Z सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं करना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कई दिनों तक, अलग अलग चीजों की, अलग अलग ज्योमेट्री की, डिस्ट्रीब्यूशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, निकालते जाओ क्वेश्चन करते जाओ, 3-4 दिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन करेंगे, फिर वो खत्म। पोटेंशियल कुछ नहीं करना, ये रखना है बस, ठीक है। तो मिलते हैं कल।